हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सेट, है ना। एक सेट करने वाले हैं जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और ये जो जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सब हिस्ट्री पे रहेंगे, हिस्ट्री बेस्ड रहेंगे। तो बिना समय गंवाए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है। कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर भारत। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर भारत। क्यों? ये देखिए दोस्तों, कथक शब्द का जो अर्थ है, कथक शब्द का जो अर्थ है वो कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषा में कहानी के लिए किया जाता है। ठीक है। और ये जो नृत्य शैली है उत्तर भारत में अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। और ये कथक जो है उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनाने वाली एक जाति थी, उन्हीं के द्वारा मनाया जाता था। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मेसोलिथिक या मध्यपाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। पहला कहता है, इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथिक कहा जाता था। इस समय पत्थर के औजार को केवल माइक्रोलिथिक कहा जाता था। ये तो बात सही है। पत्थर के औजार आकार में बड़े थे, पत्थर के औजार आकार में बड़े थे, ये बात सही नहीं था। पत्थर के औजार तो आकार में बड़े नहीं थे। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, ये भी बात बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथिक कहा जाता था। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है। बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है। तो बसोहली शैली दोस्तों हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। यानी 17वीं शताब्दी के समय में जो बसोहली शैली थी वो लघु चित्रकला के लिए हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में फेमस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रसमंजरी की रचना किसने की। रसमंजरी की रचना किसने की। तो इसका आंसर हो जाएगा भानुदत्त। इसका आंसर हो जाएगा भानुदत्त। तो ये जो रसमंजरी थी वो हिमाचल प्रदेश के लघु चित्रकला में सबसे फेमस बुक थी, जिसे भानुदत्त ने लिखा था। ठीक। तो अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बृहदम पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बृहधर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कहता है इसकी रचना बंगाल में की गई, बिल्कुल बात सही है। इसकी रचना बंगाल में की गई, ये भी बात सही है, बिल्कुल। दूसरा कहता है कि इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियाँ खाने की अनुमति दी गई, ये भी बात सही है। यानी कि दोनों कथन हमारा सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है सही मिलान करें। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, फारुखसियर। तो फारुखसियर का जो कार्यकाल था हमको पता है कि 1713 से 1719 के बीच में, 1713 से 1719। सेकेंड कहता है आलमगीर द्वितीय का हो जाएगा कार्यकाल 1754 से 1759। तीसरा शाह आलम द्वितीय, फिर इसके बाद होगा 1759 से 1806 ईस्वी तक। और तीसरा हो जाएगा अहमद शाह का 1784 से 1754। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी। मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवा। क्या है कि ये जो मुगल काल में जो सबसे प्रभावशाली राजपूत घराना था, तो राजपूत घरानों में सबसे अधिक गुजरात और मालवा के थे। तो जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिली थी। क्या बोला मैंने कि गुजरात की सूबेदारी जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी मिली थी और सवाई राजा जय सिंह को
मालवा की सूबेदारी मिली थी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और ये कब मिला था? 1722 ईस्वी में, आगरा की सूबेदारी ना। मालवा की सूबेदारी पहली मिली 1722 में, इनको आगरा की भी सूबेदारी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औजार पॉलिश किए जाते थे, बिल्कुल सही बात है। नवपाषाण में तो औजारों को पॉलिश किया जाता था। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था दोस्तों दल खालसा है ना। ये 18वीं शताब्दी की बात है कि जब सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और फिर बाद में मिसलों में संगठित किया था। ठीक है, और इन दोनों की जो संयुक्त सेना थी उनको हम लोग दल खालसा कहते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? इसका आंसर हो जाएगा 20%। इसका आंसर हो जाएगा 20%। तो दोस्तों राखी व्यवस्था क्या था कि जैसे बैसाखी और दिवाली के पर्व पर अमृतसर में मिलता था। इस बैठक में क्या होता था कि सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, जिन्हें गुरुमत्ता भी कहा जाता था। और सिखों ने ही राखी व्यवस्था की स्थापना की थी, जिसके अंतर्गत किसानों को उनकी उपज का 20% जो टैक्स था वो देना पड़ता था, और जिसके बदले उनको संरक्षण दिया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें से सत्य को चुनना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। ये तो बात बिल्कुल गलत है। लोगों के पास उस समय कर एकत्र करने की शक्ति नहीं थी, और राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। ये भी बात सही नहीं। ऋग्वैदिक काल में ऐसा परंपरा नहीं होता था। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि ये जो हमारा ऋग्वैदिक काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1100 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल कहते हैं। तो ऋग्वैदिक काल के दौरान क्या होता था कि कार्य संपादन के संदर्भ में 2 वर्गों का वर्णन मिलता है। पहला है कि पुरोहित को कभी कभी ब्राह्मण भी कहा गया है, जो विभिन्न अनुष्ठान व यज्ञ वगैरह संपन्न करवाते थे। और दूसरा वर्ग था राजाओं का। तो इन राजाओं के पास न तो राजधानी नगर थे, न ही महल थे, और न ही सेनाएं थी, और न ही वे टैक्स वसूल करते थे। तो उसमें सामान्य रूप से जो था वो राजा का पुत्र राजा नहीं बन सकता था। ये कब की बात है? ऋग्वैदिक काल की बात है। ऋग्वैदिक काल मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1100 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कहता है कि महिला और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। ये बात तो बिल्कुल सही है उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में। दूसरा कहता है कि अवर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13 कहते हैं कि प्रशस्ति क्या है? प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? तो प्रशस्ति का अर्थ होता है दोस्तों प्रशंसा। आपने सुना होगा कि सीताजी महाराजा ने प्रशस्ति पत्र दिया, यानी कि उसमें प्रशंसा लिखा हुआ करता था। तो प्रशस्ति एक किस्म का जो है अभिलेख है, और जो प्रशस्ति है एक संस्कृत शब्द है।
जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। तो जैसे आपने सुना होगा कि गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी जैसे कुछ शासक जो थे वो प्रशस्तियों की रचना करते थे, है ना। कौन थे? गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। इसका आंसर हो जाएगा प्रशंसा। ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है? समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरिसेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिसेन। तो आप लोगों को पता होगा कि समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे वो हरिसेन थे। उन्होंने ही समुद्रगुप्त की वीरता की स्मृति में एक प्रसिद्ध कविता लिखी थी। हरिसेन ने समुद्रगुप्त की वीरता के लिए एक प्रसिद्ध कविता लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट देख लेते हैं, विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। ये 58 ईसा पूर्व के प्रारंभ होने से पहले ही विक्रम संवत को परंपरागत रूप से जो था गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता था, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 कहता है, एक मिनट, कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? तो नगरम दोस्तों हम लोग कहते थे व्यापारिकों के संगठन को। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि जनपद का क्या अर्थ होता है? जनपद का क्या अर्थ होता है? तो जनपद का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जरा बताइए। जनपद मतलब जन के बसने की जगह। जन के बसने की जगह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पहले हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लगभग 2500 साल पहले। लगभग 2500 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 21 कहता है कि महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हाल के फाल अब लोहे के बनने लगे। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। ये तो बात सही है। धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया, ये भी बात सही है महाजनपद काल के संदर्भ में। तो इनमें से करा सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें तो एक भी सत्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया। बिल्कुल सही बात है। पाणिनि ने क्या किया? संस्कृत के लिए एक व्याकरण तैयार किया था। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन के बाद काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया है। ये बात बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वज्जी संख्या वर्णन किस पुस्तक में है? वज्जी संख्या वर्णन किस पुस्तक में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दीर्घ निकाय। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों दीर्घ निकाय में। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश शासक ने बनवाया था? पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगवंश। इसका आंसर हो जाएगा गंगवंश। तो गंगवंश इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसके पीछे क्या कहानी है कि जब उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है उसको आगे प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने बनवाया था। ठीक है, उसके बाद जो था 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपने राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया था और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया था, है ना। तो गंगवंश
के किस राजा ने बनवाया था? गंगवंश के राजा अनंत वर्मन ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 25, अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता? अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1586। इसका आंसर हो जाएगा 1586। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 कहता है क्वेश्चन नंबर कि दक्षिण भारत के भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। हमें किसका चयन करना है? सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कहता है कि नैनवार शैव संत थे। नैनवार जो थे वो शैव संत थे। नैनार, सही बात है। अलवार वैष्णव संत थे। अलवार वैष्णव संत थे, ये भी बात सही है। ये संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलिया तथा पनार जातियों के लोग थे। ये अस्पृश्य समझे जाने वाली पुलिया तथा पनार जातियों के लोग थे, तो ये बात गलत है। यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा केवल 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुहार पांड्यों का बादशाह बंदरगाह था। पुहार पांड्यों का बंदरगाह था, तो ये तो बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, और मदुरई चोलों का बंदरगाह था, ये भी बात गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसे इसका व्याख्या में क्या हो जाएगा कि देखिए, दक्षिण भारत में जो चोल, चेराज और पांड्या के पास सत्ता के 2 केंद्र थे, एक अंतर्देशीय और एक तटीय। इन तटीय शहरों में से 2 महत्वपूर्ण थे, पुहार या कावेरीपट्टनम। पुहार या कावेरीपट्टनम। यह चोलों का बंदरगाह था और मदुरई पांड्यों की राजधानी थी। ठीक है, तो मदुरई चोलों का बंदरगाह नहीं था, मदुरई जो था वो पांड्यों की राजधानी थी, तो ये गलत हो जाएगा। और पुहार लिखा है यहाँ पे कि पांड्यों का बंदरगाह था, तो क्या था? ये तो पुहार तो चोलों का बंदरगाह था, इसलिए हमारा दोनों आंसर यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 में कहता है कि दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पर सत्य कथन का चयन करें। अब देखते हैं इसमें सत्य कथन कौन है। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ, ये बात गलत है। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा। जगत को मिथ्या या माया कहा, ये भी बात सही है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया, ये भी बात सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। वीरशैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? वीरशैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई थी, उसे क्या कहा गया था? वीरशैव आंदोलन कहा गया था। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में हुआ था। यह शताब्दी 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किसने लिखा था? वैष्णव जन को तेने कहिए पीर पराई जाने रे किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा है। प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए? प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी क्षेत्र में। उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई? मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई? तो मीराबाई अनुयायी बन गई दोस्तों रविदास की। मीराबाई अनुयायी बन गई रविदास की। मीराबाई के बारे में आप जानकारी रख लीजिए कि मीराबाई जो थी एक राजपूत की राजकुमारी थी, जिसका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा के साथ हुआ था। ठीक है, तो मीराबाई रविदास जो कि एक क्या कह सकते हैं कि अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, उनकी अनुयायी बन गई। तो जो मीराबाई थी वो कृष्ण को समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त भी किया है। ठीक है, तो
तो इसलिए काफ़ी मीराबाई लोकप्रिय हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई, रविदास की। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 कहता है कि चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, सही विकल्प का चयन करना है हमें। तो वेटी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नकद में संग्रहित किया जाता था। वेटी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नकद में संग्रहित किया जाता था। तो ये तो बात गलत हो जाएगा। अगला है कदमई एक भू राजस्व था। कदमई एक भू राजस्व था। हाँ, चोल काल में जो था कदमई क्या था, एक भू राजस्व था। देखिए अब इसमें क्या है कि चोल काल में जो था स्थानीय प्रशासन के लिए, जो चोल काल जो था वो स्थानीय प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो तमिलनाडु में जिसका शासन चल रहा था चोलों का, उन्हें विभिन्न प्रकार का करों के लिए लगभग 400 से अधिक शब्द हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेटी क्या है, मतलब कि इसे बहुत सारे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उस चोल काल के दौरान। तो जो सबसे अधिक उल्लेखनीय है जो टैक्स कर वो वेटी है, जो नकद में नहीं है, जो नकद में नहीं है, बल्कि उसमें क्या होता था वेटी में कि लोगों से जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था। ठीक है, और भू राजस्व के संदर्भ में जो था वो कदमई लिया जाता था। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, तो सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, केवल 2। ठीक है, आगे कहता है कि कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था। कबीर का जन्म दोस्तों जुलाहा परिवार में हुआ था। कबीर का जन्म जुलाहा परिवार में हुआ था। तो कबीर का जन्म संभवतः हम लोग मानते हैं कि 15वीं या 16वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, वो क्या थे, कबीर एक काफ़ी अच्छे संत थे। उनका पालन पोषण ऐसा माना जाता है कि बनारस में हुआ था या उसके आसपास मुसलमान जुलाहा के साथ ये हुआ था। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की। जो सिख धर्म में जो लंगर व्यवस्था किया जाता है, जो आम लोगों को वहाँ भोजन खिलाया जाता है, इस व्यवस्था की, लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की। तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत दोस्तों माना जाता है गुरु नानक से। गुरु नानक से शुरुआत की थी। तो जैसे कि गुरु नानक साहब का जो जन्म था वो पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। तो नानक ने करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले क्या की, कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति बनाई, जिसके अंतर्गत उन्होंने भजनों को गाया जाता था और फिर उसके बाद में लोग वहाँ पे बैठ के इकट्ठे खाते पीते थे और उसी को क्या कहा जाने लगा, लंगर कहा जाने लगा। ठीक है, और गुरु नानक ने क्या की थी, मतलब गुरु नानक उपासना करते थे धार्मिक कार्यों के लिए, और जो जगह जिस जगह पे वो उपासना होती थी उसी को धर्मशाला कहते थे उसमें, और आज की डेट में क्या जाना जाता है, उसी को हम लोग गुरुद्वारा कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है दोस्तों कि संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी, तो दोस्तों हो जाएगा आंसर इसका पाणिनि। पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है आपको कि कौन सा कथन सत्य है। तो लिखा है यहाँ पे, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। बिल्कुल सही बात है। और साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन आपको मिलता है विनय पिटक में, ना, विनय पिटक मिलता है। तो इसके बारे में क्या है कि महावीर तथा बुद्ध दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नाम में एक संगठन बनाया था, जहाँ पर घर का त्याग करने वाले लोग आकर मिलजुल कर रह सकते थे। तो जो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुक थे, उनके बनाए गए नियम को विनय पिटक
ग्रंथ में सब लिखा हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विनय पिटक। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा कथन बौद्ध धर्म के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, तो देखते हैं। संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, ये बात बिल्कुल सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, ये भी बात बिल्कुल सही है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, ये बात बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा? गलत है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 कहता है दोस्तों कि महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। महायान जो थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। और इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, ये भी बात सही है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। 41 का सी हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों 42 कहता है क्वेश्चन कि बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। तो वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे। वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि बोधिसत्व उन्हें कहते थे जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, है ना। ज्ञान प्राप्ति के बाद नहीं, ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास वे ध्यान प्राप्त कर सकते थे। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए संसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। ठीक है, सेकंड हो जाएगा हमारा बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थे। बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थे, बिल्कुल सही बात है। वे भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, केवल 2 और 3। अब क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। 43 कहता है कि भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित या चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कार्यक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। सही क्रम चुनिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा? पहले तो फासियन आया था, फिर हेनसांग आया और फिर इत्सिंग आया। पहले फायान आया, फिर हेनसांग आया, फिर इत्सिंग आया। ठीक है, तो इसमें कैसे आप याद करेंगे कि भारत की यात्रा पर चीन जो यात्री आया था, बौद्ध तीर्थ यात्री का फायान काफ़ी प्रसिद्ध है। वो करीब 1600 साल पहले आया था। हेनसांग 1400 साल पहले आया था और उसके बाद करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया था ना, 50 साल बाद इत्सिंग आया। तो ये आपको क्रम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 44। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 44 में कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? सेल्यूकस निकटर के राजदूत का क्या नाम था? ये तो काफ़ी सिंपल जवाब है इसका दोस्तों, मेगास्थनीज ना। मेगास्थनीज क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकटर का राजदूत था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। 45 कहता है कि निम्नलिखित में कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम। तो इसका पहले हो जाएगा, पहले तो लोग हिंद यमन आए, ये हो जाएगा हिंद यमन। फिर उसके बाद दोस्तों शक लोग आए, फिर उसके बाद हिंद पार्थियन आए, फिर कुषाण आए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 46 कहता है दोस्तों कि अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो अशोक द्वारा जो लोग नियुक्त किए जाते थे लोगों को शिक्षा देने के लिए, उनका नाम था दोस्तों धम्म महामात्र कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना। दूसरा कहता है अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख हैं वो तो ब्राह्मी लिपि में पाए जाते हैं, है ना। कौन से लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड कहता है कि अशोक ने अपने अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है ना। ये भी बात बिल्कुल सही है। जैसे आपको पता होगा दोस्तों कि अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है और इसी युद्ध के बाद वो क्या कर देता है? रक्तपात की नीति को छोड़ देता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके दरबार में है, किसके बराबर है? मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इक्ता ना। इक्ता क्या था कि क्या बोलते थे इसको? मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? तो मनसबदारी व्यवस्था मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव थी। तो मनसबदारों को अपने वेतन राजस्व कार्य के रूप में प्राप्त होता था, उसी को हम लोग क्या कहते थे? जागीर कहते थे। हाँ, तो इक्ता एक तरह का क्या था? टैक्स था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 कहता है दोस्तों कि 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए ना। 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। तो यह केरल के मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य में संबंधित है ना। तो ये तो बिल्कुल गलत है बात। इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई। इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई, ये भी बात बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए संस्कृत के महाकाव्य पर बहुत सारे रचनाएं लिखी गई। मलयालम भाषा की पहली संस्कृतिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है ना, क्योंकि संस्कृत से उनका उद्भव हुआ है। यह भी काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है, व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है ना कि साहित्यिक पुस्तक है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है कि निम्नलिखित में किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो कंधार में भी प्राप्त हुए हैं, ब्रह्मगिरी में भी प्राप्त हुए हैं, जौगढ़ में भी प्राप्त हुए हैं, गिरनार में भी प्राप्त हुए हैं, लुम्बिनी में भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा दिल्ली, वैशाली, सारनाथ, इलाहाबाद, अमरावती और सांची में भी पाया जाता है। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 में सारे ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 51 में दोस्तों कहता है कि अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? इसका आंसर हो जाएगा सीरिया भी भेजा था, श्रीलंका भी भेजा था और मिस्र भी भेजा था। सीरिया, श्रीलंका और मिस्र भी भेजा था दोस्तों। ठीक है, जैसे कि अशोक ने धर्म विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र में, ग्रीस में दूत भेजे थे। अपने पुत्र जो है महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को उसी कार्य हेतु उन्होंने श्रीलंका भेजा था। तो सीरिया और मिस्र अपने दूतों को भेजा था और श्रीलंका में अपने पुत्र और बेटी को भेजा था। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल। तो अक्सर राजकुमारों को छोटे छोटे प्रांतों में राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था, लेकिन ऐसा माना जाता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि? भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि? बड़े आकार के कारण, ये भी बात सही है, बड़े आकार के कारण,
और समुद्र पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण, ये भी बात सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड। तो इस प्रकार के पात्र में क्या होता था, अधिकतर थालियाँ और कटोरियाँ होती थी ना। ये जो बर्तन हुआ करता था बहुत ही पतला होता था, सुंदर होता था, और उनके सतह जो होते थे काफ़ी चिकने होते थे। तो संभवतः जो आप कह सकते हैं कि इनका जो इस्तेमाल है विशेष अवसरों पर ही किया जाता था, और ये मिट्टी से बनते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांडुलिपियों का क्या महत्व है। पांडुलिपियों का क्या महत्व है। सत्य कथन को चुनना है। तो प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा, बिल्कुल सही बात है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा पांडुलिपियों में होती थी। राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, वो भी होती थी। धार्मिक मान्यताएं एवं व्यवहारों की चर्चा, ये भी होती थी। और स्तंभ लेखों के अध्ययन में पांडुलिपियों का काफ़ी महत्व था। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है। कुषाणों की दूसरी राजधानी, तो कुषाणों की दूसरी राजधानी दोस्तों हो जाएगा आंसर इसका मथुरा, है ना, मथुरा। तो जो कनिष्क था वो कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, आप सबको पता होगा। उसके साम्राज्य की राजधानी जो थी वो पुरुषपुर थी। पुरुषपुर को आज के डेट में पेशावर भी कहा जाता है ना। तो लगभग 2000 वर्ष पहले क्या था कि मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मथुरा। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि अरिकामेडु नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। अरिकामेडु नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पुडुचेरी। इसका आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। तो ये जो है अरिकामेडु, ये लगभग 2200 से 1800 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला था जो कि शायद गोदाम होगा उस समय का ना। तो क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बौद्ध अनुयायियों द्वारा। बौद्ध अनुयायियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 कहता है कि दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था। दक्षिण भारत में तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा वेल्लला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है दोस्तों कि अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख में संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो सत्य कथन चुनना है। अभिलेखों पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया है, बात बिल्कुल सही है। इसे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है, नहीं, इसे ब्राह्मी भाषा में नहीं लिखा गया है दोस्तों। ये जो अभिलेख है इस क्षेत्र में जो प्रयुक्त हुआ है अफगानिस्तान के क्षेत्र में, उसको यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 लिपि में लिखा गया है ना। यूनानी और अरामेइक में लिखा गया है, न कि ब्राह्मी भाषा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 61 कहता है दोस्तों कि पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो पहला अभिलेख, बिल्कुल सही है, अभिलेख शामिल होता है। मिट्टी के बर्तन भी होता है, जानवरों की हड्डियाँ भी होती है, धातु भी होता है, औजार भी होता है और आभूषण भी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 62 कहता है कि प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक रूप में एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमते थे। ठीक है, तो एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। ये भी बात सही है, क्योंकि जब अनाज वगैरह खत्म हो जाता था, वहाँ पे फल वगैरह खत्म हो जाता था, तो अगले जगह वो चल जाते थे। दूसरा है कि शिकार ढूंढने के कारण, हाँ, ये भी बात सही है। मवेशी का चारा ढूंढने के लिए, ये भी बात सही है।
और मौसम बदलने के कारण, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों आपको कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, 62 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है आहत सिक्के सामान्य आयताकार, वर्गाकार एवं गोलाकार होते थे, है ना, आयताकार गोलाकार होते थे। सामान्यतः नहीं, ये कभी कभी होते थे दोस्तों, कभी कभी होते थे। एक मिनट, आहत, इसमें गलत कथन चुनना है। गलत कथन क्या हो जाएगा? आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार एवं गोलाकार होते थे। तो ये तो बात बिल्कुल सही है ना। दूसरा है कि आहत सिक्के को सामान्यतः ढालकर बनाया जाता था। आहत सिक्के को सामान्यतः ढालकर बनाया, नहीं, ये बात गलत है। आहत सिक्के जो थे उनको धातु की चादर को काट कर बनाया जाता था ना, धातु की चादर को काट करके चपटा चपटा गोलियां जैसा बनाया जाता था। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृति के होते थे, ये भी बात सही है। तो सत्य कथन कौन हो जाएगा? केवल दो, केवल दो। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है? मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें सुनारों का भी मिलता है, लोहारों का भी मिलता है, बुनकरों का भी मिलता है, टोकरी और माला बनाने वालों का भी मिलता है। यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते दोस्तों फटाफट। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ना? ध्यान देना, कौन सा कथन सही नहीं है। व्यापारिक सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का उपयोग करते थे। व्यापारिक सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग करते, ये तो उस कथन पहले ही गलत मिल गया हमको आंसर, क्योंकि व्यापारी जो थे इन सामानों को रोम ले जाने के लिए समुद्री जहाज़ों और सड़क दोनों मार्गों का प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा आंसर ए। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अश्व घोष। इसका आंसर हो जाएगा अश्व घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन सही है। कौन सा कथन सही है आपको वो बताना है। तो सबसे पहले अगर पढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म दक्षिणी पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिणी पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। ये बात बिल्कुल सही है। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ना। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था। स्तूपों के चारों ओर एक परिक्रमा करने के लिए एक गोल पथ होता था, उसको क्या कहते थे दोस्तों हम लोग? उसको कहते थे प्रदक्षिणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 कहता है कि प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे? प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे? तो जिनके बीमार होने की संभावना कम होती है, ठीक है, बड़े दाने तथा मजबूत डंठल वाले पौधे, ठीक है, और अहिंसक जानवर। यानी कि तीनों हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। 69 का सी आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था? चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पुहार, है ना। इसका आंसर हो जाएगा पुहार, क्योंकि पुहार या कहीं कहीं उसको पुम पुहार भी लिखता है। इसका उल्लेख जो संगम साहित्य के कार्य में किया गया है, जो लगभग 3200 साल पहले कावेरी नदी के मुहाने पर दक्षिणी तमिलनाडु में था, स्थित था, है ना। पुहार कहाँ है? कावेरी नदी के दक्षिण में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताना है कि सत्यकूट कौन सा है, ठीक है। तो पहला पढ़ता है कि बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। बिल्कुल सही बात है, बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और पुरातत्वविदों ने झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग लगाने की जगह मिली। यही बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा दोस्तों 71 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर
सी। नेक्स्ट देख लेते हैं 72 ना। 72 कहता है कि कुषाण के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था। कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महायान ना, महायान। जैसे क्या कह सकते हैं कि एक जो ये था महायान जो था एक साधन के रूप में देखते थे इसको, जिसे कोई भी अपना सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 73 कहता है कि हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। तो यहाँ पर मिलान करना है। देख लेते हैं तांबा ना। तांबा तो हड़प्पा में आपको राजस्थान में मिला था ना। टीन आपको अफगानिस्तान में और सोना आपको कर्नाटक में ना। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? 1 का बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में कहता है 74 कहता है कि हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई हैं। हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई हैं। तो इसका हो जाएगा नदियों के सूखने के कारण। हाँ बिल्कुल सही बात है। जंगलों के विनाश होने के कारण, ये भी सही है। चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण, बिल्कुल सही है। बाढ़ के कारण और शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण। हाँ, यानी कि उपरोक्त सभी है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं और 75 में दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ। तो हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया, सही है। मुहर्री लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया, ये भी सही है। कच्चे माल का आयात घट गया, ये भी सही है। नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई है ना, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 76 में कहता है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में से सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश है? कौन सा वंश है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण वंश। इसका हो जाएगा कुषाण वंश। नेक्स्ट देख लेते हैं अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी किसके दरबारी कवि थे? अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी तो किसके दरबारी कवि थे? इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 78 में कहता है कि रोमन साम्राज्य में भारत की किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? रोमन साम्राज्य में किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? तो सबसे अधिक दोस्तों किसकी थी? काली मिर्च की। तो दक्षिण भारत सोना, मसाला और खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, है ना। तो ये क्या हो जाएगा इसका नाम? काली मिर्च। इसको लोग काला सोना भी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 79 में कहता है कि पुलकेशिन के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय के विजय का वर्णन करता है, ये तो बात बिल्कुल सही है। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई पुलकेशिन की, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। नरसिंहवर्मन, हाँ, तो आंसर तो मिल गया हमें कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि जाट राज्य है ना, जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप में उभरा? जाट राज्य किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरजमल। सूरजमल ने लगभग 18वीं शताब्दी में शासन किया था, जो सरदार बदन सिंह का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब देखिए यहाँ से दोस्तों क्या है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो ये समय पर ये करंट अफेयर्स तो चेंज होते रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हर एक सेट में मात्र 80 क्वेश्चन को ही हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। और बाकी जो 81 से लेकर 100 तक क्वेश्चन हैं वो आपको करंट अफेयर्स बेस पे दिए गए हैं। तो क्योंकि मान लीजिए अगर वीडियो को आप लंबे समय बाद देखते हैं तो ये किसी काम का ये नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। यानी कि हम लोग हर एक सेट में टोटल 80 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कारगर होने वाला है। तो इन वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छा हो सके, है ना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।